गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्पेशल ये वीडियो मैं बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बनाने जा रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम स्टडी तो करते हैं, साल डेढ़ साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम का, लेकिन हमारा मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। जब भी हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमारा अटेम्प्ट सही ढंग से नहीं जा पाता है। जितना हमें अटेम्प्ट करना चाहिए हमारा अटेम्प्ट नहीं हो पाता, हमारा एक्यूरेसी ढंग से नहीं हो पाता है, हमारे परसेंटाइल बहुत कम आता है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों फैक्ट के ऊपर ऐसा क्या स्ट्रेटजी है, ठीक है, चाहे हम SBI PO लगाते हैं या क्लर्क का लगाते हैं, कोई भी मॉक, किसी भी कंपनी का मॉक, प्रैक्टिस मॉक हो, अड्डा 247 हो, चाहे गाइडली का हो, किसी का भी मॉक लगाते हैं, कहीं भी हमारा मार्क्स गेन नहीं हो पाता है, अच्छे अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है सर, और यही मेरा है कि मेरा सिलेक्शन प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ऐसे अपडेट हम हमेशा आप तक पहुंचाते रहेंगे, ऐसे वीडियो हम हमेशा वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचते रहेंगे और आपको स्ट्रेटजी फॉलो करवाते रहेंगे। तो हमारा स्ट्रेटजी जो रहा है, आज हमारे एस्पिरेंट्स भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो भी हमारे बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं, चाहे ऑनलाइन में देख रहे हो, आपको मैं यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि उनका जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वैसे ही मैं आपका भी इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, मैंने कहा था अभी ट्रेंड में आपका एग्ज़ाम 2025 का जो एग्ज़ाम है वो हमारा RRB PO और RRB क्लर्क का है। ठीक है, 27 जुलाई को टेंटेटिव कैलेंडर आउट हो चुका है कि RRB PO और RRB क्लर्क का एग्जाम 2025 में होने वाला है। तो हर बच्चे अब जो करंट एग्जाम आपके पास है, जो SBI PO का मेंस दे रहे हैं, वो तो मेंस पे फोकस कर रहे होंगे, लेकिन मैं मॉक की बात करने आया हूं। तो स्पेशल मैं मॉक, जो कि 5 मई को SBI PO का मेंस का पेपर है, तो इसके बाद भी वो भी स्टूडेंट्स RRB PO में लग जाएंगे। तो चलिए हम मॉक के ऊपर बात कर लेते हैं। हाउ टू इम्प्रूवमेंट मॉक टेस्ट, है ना, मॉक टेस्ट कैसे लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि कंपनी कोई भी क्यों ना हो, मॉक हमारा सबका लेवल अलग अलग होता है। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि अड्डा 247 हो, चाहे प्रैक्टिस मॉक हो, चाहे टेक्स्ट बुक हो, हॉलीवुड हो, चाहे गाइडली हो, ठीक है, सबके मॉक एक जैसे होते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे कंपनियों के मॉक जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सबका जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। सबका लेवल के लैंग्वेज में भी फर्क होता है। ठीक है, सबके डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है। ठीक है, कभी ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बातें ये है कि जब सर हम अड्डा 247 का मॉक लगाते हैं तो सपोज दैट अगर RRB PO हमारे पास, सपोज दैट मैं बात करूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। RRB PO का अगर मैं मॉक लगाता हूं तो इसमें हमारे पास 80 क्वेश्चन आता है फुल लेंथ में। ध्यान से समझना मेरी बातों को। ठीक है, 80 क्वेश्चन आता है टोटल सर, चाहे वो हमारा PO हो, चाहे हमारा CL हो, क्लर्क हो। ठीक है, दोनों में 80 क्वेश्चंस आते हैं फुल लेंथ मॉक में। इसी जगह 80 में से हमारे अटेम्प्ट हमारे पास PO में कितने रह जाते हैं सर? 30 ही रहते हैं। ठीक है, 30 से ऊपर हमारा मार्क्स गेन नहीं हो पाता है। उसी जगह अगर मैं टेक्स्ट बुक की बात कर लेता हूं तो यहाँ पे 80 में से हमारे पास कितने अटेम्प्ट होते हैं सर? टेक्स्ट बुक में हमारा 35 अटेम्प्ट होते हैं। तो सर ऐसा क्यों? मैक्सिमम ये चीज़ देखिए 30 के आसपास यानी 31 हो जाता है, तो कभी 29 हो जाता है अड्डा 247 का हम लगाते हैं तो। और टेक्स्ट बुक का जब हम लगाते हैं तो 35 होता है, तो कभी 1-2 नंबर कम तो कभी 1-2 नंबर ज़्यादा, उससे ऊपर मार्क्स उठता ही नहीं है। ठीक है, कोई बच्चा आता है और कहता है सर हॉलीवुड अगर मैं लगाता हूं तो इसमें हमारे ना PO या क्लर्क हो हमारे 40 के इर्द गिर्द आता है। तो इसका रेशियो जो मैं देखने को मिला है, या गाइडली या प्रैक्टिस मॉक बुक, दोनों अगर मैं लगाता हूं तो सर कोई स्टूडेंट आता है कि सर हमारा जो मॉक है ना 45 से ऊपर जाता ही नहीं है। 45 अटेम्प्ट हम करते हैं, हाईएस्ट अटेम्प्ट। मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? ये मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस में कितने आप अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, पूरे वीडियो लंबा जरूर होता है भाई, काम का होता है, पूरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखना आप। ठीक है, सबका देख लो, मॉक टेस्ट का नंबर मैंने लिख दिया। ठीक है, इसलिए कि सारे कंपनियों का जो मॉक टेस्ट होता है वो अलग अलग होता है, सबका लेवल भी अलग अलग होता है दोस्त, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सर, अगर मान के चलो किसी अड्डा 247 एक कंपनी का मैं उठा लेता हूं, अड्डा 247 का अगर मैं मॉक लगाता हूं तो हमारे स्कोर 30 बनते हैं। ठीक है,
कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेटजी, सर ऐसा हमने कितने प्रीलिम्स मॉक लगा लिए, हमने 20 मॉक प्रीलिम्स का दे दिया लेकिन मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, हमारे अटेम्प्ट नहीं बढ़ते हैं, कभी कभार 1-2 नंबर बढ़ जाता है, 1-2 क्वेश्चंस आगे पीछे आगे बढ़ जाता है लेकिन ज़्यादा हमारे नहीं बढ़ पाते हैं। इसका रीज़न सर एक ही चीज़ है, मॉक में अटेम्प्ट आप नहीं कर पाते हैं या स्कोर अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब देखो, एक्यूरेसी हम उसको बोलते हैं जो आप सही क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। यानी कि आप एक्यूरेसी, आप क्वेश्चन करने को, आप सपोज दैट 80 में से 40 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, स्कोर का मतलब मैं समझा रहा हूं। अगर आप फ्रेशर हैं तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं 1-1.5 साल से, तो अच्छा खासा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी हम उसको कहते हैं कि जितने क्वेश्चन आपका सही हुआ है, दैट इज एक्यूरेसी होता है, कि आपका एक्यूरेसी अच्छा है। सपोज दैट आपने 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, 50 में आपको 48 क्वेश्चन सही गया है, इसका मतलब आपका एक्यूरेसी सही है, आपने सही क्वेश्चन ढंग से करते अटेम्प्ट करते हो, जो आपको परफेक्ट आ रहा है वही क्वेश्चंस आप कर रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं परसेंटाइल की। परसेंटाइल हमारा टोटल स्टूडेंट पे काउंट होता है। सपोज एक मॉक नंबर 1 आपने लगाया, सारे स्टूडेंट 100 बच्चे नंबर 1 मॉक लगाया, अड्डा 247 का मॉक नंबर 1 लगाता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये अड्डा 247 का मॉक नंबर 1 लगा रहा है, सपोज दैट, ठीक है, मॉक नंबर 1 में 100 स्टूडेंट ने मॉक दिया है, उस 100 स्टूडेंट को कैलकुलेट करके ही हमारा परसेंटाइल निकाला जाता है कि आपका परफेक्ट परसेंटाइल कितना है। 94% है, 90% है, 80% है, यानी 100 स्टूडेंट में कितने पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है ना। इसके ऊपर परसेंटाइल काउंट होती है, कितनी स्पीड किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, उसके अनुसार से आपको परसेंटाइल दिया जाता है, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब आप समझ गए, परसेंटाइल का मतलब समझ गए। अटेम्प्ट तभी आप कर पाते हैं जब आपको क्वेश्चंस आ रहा होता है, आपको क्वेश्चंस स्क्रीन पर आता है और आप देखते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें स्क्रीन पर आ रहा है, स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को जैसे आप ओपन करते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन आ रहा है, तभी आप कलम चलाते हैं, तभी उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आप उस क्वेश्चन को स्किप करते हैं और आगे निकल लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका अटेम्प्ट कम हो जाता है और आपको आ रहा है। इसका मतलब है कि जब क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा है तो अटेम्प्ट कहाँ से करोगे, ठीक है। अगर आप करते भी हो तो गलत करते हो, वो हमारा एक्यूरेसी में चला जाता है। यानी कि आपने अटेम्प्ट तो कर लिया लेकिन आंसर आपका सही नहीं निकला, आपने गलत आंसर में टिक लगा दिया, वो एक्यूरेसी कहलाया। आपने 4 गलती पर 1 नेगेटिव मार्किंग, यानी 5वां भी आपका चला गया। जो सही आपने अटेम्प्ट किया था, जो सही आंसर आपने जवाब दिया था, वो भी आपका चला गया, ठीक है। तो हमारा एक्यूरेसी का मतलब ये हो गया और अटेम्प्ट का मतलब ये हुआ। कहने को अटेम्प्ट सर 100 क्वेश्चंस में से, अगर आरआरबी की मैं बात करूं तो 80 क्वेश्चंस में से हमने 60 अटेम्प्ट करके आए थे, लेकिन सही होने के वक्त में जब हमारा उसका सही एक्यूरेसी सबमिट किया हमने टेस्ट को, तो मुझे 30+ ही अटेम्प्ट 30+ ही सही हुए, बाद बाकी सारे के सारे 30 क्वेश्चंस हमारे गलत हो गए। अब 30 क्वेश्चंस का आप 1/4 निगेटिव लेकर के देखिएगा, 20 में चला जाता है, ठीक है, 22-23 में चला जाएगा आपका अटेम्प्ट, ठीक है। तो अब आप सोच लीजिए कि आपने जितने सही भी किए थे वो भी लेके चला गया ज़्यादा गलत करने से। इसीलिए बैंकिंग एक्सपीरियंस को स्पेशल कहा जाता है कि आप जितना परफेक्ट जानते हैं उतना ही जवाब दीजिए, उसी में आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कि सर हमारा इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। टॉपिक तो हमारा यही था कि मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट हम इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं। मॉक टेस्ट के अंदर आपका वे गलत होता है। अब मैं एक एग्जाम्पल से मैं समझाने जा रहा हूँ। एक कंपनी के बारे में मैंने बता दिया, सारे कंपनियों का मॉक अलग अलग होता है, लेवल डिफिकल्टी अलग अलग होता है। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा, कि अगर सपोज दैट मैं गाइडली का मॉक लगाता हूं, अगर हमारे 80 में से अगर आरआरबी पीओ अगर 80 क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे, 80 में से हमारा 50 आ रहा है गाइडली के मॉक में, इस कहीं ना कहीं हमारा पीओ की लेवल की मैं बात कर रहा हूं तो हमारा प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। यानी कि 80 में से 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अगर जब आपको रियल पेपर होगा, जब आप 27 जुलाई को पेपर एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तो ये 100% उम्मीद कीजिएगा कि ये इंक्रीज हो करके, यानी कि 5 नंबर से 7 नंबर आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है। यानी 50 अगर आप मॉक में ला रहे हैं तो वहां पर रियल एग्जाम में इसके लेवल से एग्जाम का जो लेवल होता है वो इजी होता है।
ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चाहे आप किसी भी कंपनी का आप मॉक उठा करके देख लीजिए, चाहे वो अड्डा 47 हो, चाहे टेक्स्ट बुक हो, चाहे प्रैक्टिस हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे वो गाइडली का मॉक हो, किसी भी कंपनी में अगर आपको सपोज दैट 30 नंबर आ रहा है तो आप समझ जाइए कि 30 अटेम्प्ट यहाँ कर रहे तो वहाँ पे 35 प्लस ही अटेम्प्ट कीजिएगा, 7-8 नंबर का मैक्सिमम लेकर के चलिएगा। लेकिन माइंड में अभी से ये चीज़ें मत लगाइए, जितना तो आप एफर्ट डाल सकते हैं मॉक टेस्ट के ऊपर एनालिसिस करके और अपने स्ट्रेटजी को लेकर के, ठीक है, तभी आपको मार्क्स जितना आप कर सकते हैं उतना कम है, ये समझ के चलना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ, मैं एक चीज अपने उसके माध्यम से बताने जा रहा हूं, जरा यहां पर देखिए। अब यहां पे एक स्टूडेंट है, मॉक टेस्ट लगाने के, मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट क्यों नहीं बढ़ता है, अभी पूरे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियोस को देखिएगा। एक बच्चे ने हमारे ऑफलाइन के जो मॉक लगाए हैं उनके बारे में भी सारा डिटेल में करूंगा। अभी ये टेक्स्ट बुक में SRRB क्लर्क का मॉक है, कितने परसेंटाइल एक्यूरेसी किस तरीके से उन्होंने मेंटेन किया है, सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। मॉक टेस्ट में जब भी आप मॉक लगाते हैं तो आपको करना क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। हमें पता होना चाहिए कि सर हमारे बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर जो सिलेबस होता है और हमारे जो चैप्टर्स के टॉपिक 3 फैक्ट होते हैं, 3 फेस होते हैं, याद रखिएगा। एक हमारे पास सबसे पहला होता है जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। अब मिसलेनियस क्वेश्चन में क्या क्या आ जाता है, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, इसके बाद आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद आ जाता है हमारा एप्रोक्सीमेशन, चौथा आ जाता है इन, इस क्वाड्रेटिक को ही हम इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इनइक्वालिटी, एप्रोक्सीमेशन। और चौथा हमारा इसी इनइक्वालिटी और इसी में भी आपको Q1 और Q2 के बारे में पूछ दिया जाता है। इसी में लेस देन और इनइक्वालिटी इसी को कहते हैं, जो लेस देन और ग्रेटर देन में आपसे छोटा बड़ा रिस्पेक्ट में पूछ लिया जाता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक, Q1 Q2 के फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन और चौथा हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया और चौथा हमारा मिसलेनियस टॉपिक क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो मिसलेनियस तौर पे मैं ये बात कर दूं, मिसलेनियस वाले जो पोर्शंस होते हैं ना, दूसरा पोर्शन हमारे पास ये होता है, दूसरा पोर्शन जो हमारे पास ये होता है सेकंड, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, सेकंड स्टेप में आता है हमारा DI, ठीक है, अर्थमेटिक ले लो पहले, अर्थमेटिक। तीसरा थर्ड पोर्शन जो होता है हमारा वो होता है DI, ठीक है, थर्ड हमारा DI। ये 3 फेज से होते हैं हमारे। जब भी आपको PO का एग्जाम हो या क्लर्क का एग्जाम हो, जो मिसलेनियस टॉपिक होता है फर्स्ट हमारा ETC, ठीक है, जब मिसलेनियस टॉपिक हमारे जो मिसलेनियस टॉपिक होते हैं और ये अर्थमेटिक और DI, आपको सबसे पहले अटेम्प्ट किस पे करना है, हमारे मिसलेनियस टॉपिक पे करना है। सबसे पहले अटेम्प्ट हम मिसलेनियस टॉपिक पे करते हैं। इसके बाद अगर हमसे DI बिना अर्थमेटिक का पूछा जा रहा है, बिना अर्थमेटिक का, तो DI पे वार करना है, ठीक है। अर्थमेटिक से रिलेटेड अगर DI, अर्थमेटिक का मतलब परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, ये क्या कहते हैं एवरेज हो गया, एज हो गया, ये सारे टॉपिक हमारे अर्थमेटिक के पोर्शन में आते हैं, ठीक है। जब अर्थमेटिक में सारे पोर्शन आते हैं तो ये सारा अगर अर्थमेटिक से रिलेटेड DI है तब तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप DI पे फोकस कीजिएगा, नंबर उठाना चाहते हैं तो। इसके बाद लास्ट जब आपके पास टाइम बचता है, इसके बाद आप अर्थमेटिक पर मूव कीजिए, तब आपको क्या करना है, अर्थमेटिक पर मूव करना है, ठीक है। ये हमारे मॉक अटेम्प्ट करने के तरीके होते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ सर, ये मिसलेनियस टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी, ठीक है, ये जो 4-5 टॉपिक्स हमारे पास होते हैं, ये चारों 5 टॉपिक ये रोज प्रैक्टिस करने की चीज़ है।
आप एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे। आप सुबह और शाम, मॉर्निंग और इवनिंग में आप हमेशा 10 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का लगा लीजिए। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का लगाइए। अप्रोक्सीमेशन से, इसी सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड आपको अप्रोक्सीमेशन भी होता है। 10 से 15 क्वेश्चन आप अप्रोक्सीमेशन का भी लगा लीजिए। 10 से 15 क्वेश्चन आप क्या करें, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लगा लीजिए। ठीक है, ये जो 4 काम है, जो मिसलेनियस टॉपिक हमारे बनते हैं, ये सारे मिसलेनियस टॉपिक को आपको सुबह भी करना है 10-15 और शाम को भी करना है 10-15, क्योंकि यही और ये करने का फायदा कहाँ पर है मैं बता देता हूँ। सपोज दैट बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमारा कहता है कि जब तक आपको स्क्वायर, इसका मतलब जुबान पे नहीं है, आप सिंप्लीफिकेशन में जब करने जाएंगे तो वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर देखने को मिलेगा, परफेक्ट क्यूब रूट देखने को मिलेगा, परफेक्ट क्यूब मिले को देखने को मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट देखने को मिलेगा। ये करने से फ़ायदा है हमारा कहाँ पे, ये सारे टॉपिक करने से सारे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब ये सब हमारे जुबान पे आ जाते हैं। जितने भी हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं वो आ जाते हैं। कैलकुलेशन की स्पीड हमारा बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं मॉक अटेम्प्ट करने की स्पीड का गेम होता है। हम अटेम्प्ट कर तो लेते हैं लेकिन सही नहीं हो पाता है, गलत कर बैठते हैं। एक तो ये फंगा होता है और दूसरा हमारा स्पीड नहीं आता। कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेटजी में कमी होती है, जो हमारा स्पीड मैथ पर हम काम नहीं किए हैं। और इसी को बेटा स्पीड मैथ कहा जाता है, याद रखिएगा। इसी को क्या बोलते हैं, स्पीड मैथ बोलते हैं। और स्पीड मैथ पे काम करना आप पहले स्टार्ट कीजिए। जब तक आप स्पीड मैथ पे काम नहीं कीजिएगा तब तक अर्थमेटिक और डीआई में भी काम नहीं कर पाइएगा। ये जो हमारे मिसलेनियस अप्रोक्सीमेशन टॉपिक है पूरा स्पीड मैथ का फंडा है। ठीक है, यानी कि स्पीड मैथ जब तक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, अच्छा कैलकुलेशन में कमांड नहीं कर पाएंगे, तब तक आप डीआई में भी परसेंटेज वैल्यू निकालने में फंस जाएंगे। ठीक है, सारे जितनी परसेंटेज वैल्यू होती है वो सारा जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे 20% की वैल्यू परफेक्ट 1/5 होती है, 25% का परफेक्ट परसेंटेज वैल्यू 1/4 होती है। ठीक है, इसी तरीके से आपको डीआई जब भी आप करने बैठेंगे तो ऐसे परसेंटेज वैल्यू देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको सिंप्लीफिकेशन में ही प्रैक्टिस हो जाएगी। इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपको कर लेना है कि डीआई में हमें कोई दिक्कत ना हो। अब प्रीलिम्स के एग्जाम में क्लर्क हो चाहे पीओ, 2-3 डीआई तो आता ही आता है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं तीसरा स्टेज हमारा होता है अर्थमेटिक पोर्शन का। जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं आप आराम से कर लेंगे। अगर आपको इन 4 ये जो टॉपिक मिसलेनियस टॉपिक जो मैंने बताए हैं आपको, इस मिसलेनियस टॉपिक अगर आपका सही जाता है, सपोज दैट अच्छा स्पीड आ जाता है आपको, तो 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कोई भी मॉक, किसी भी कंपनी का मॉक आप लगाएंगे, आपके अटेम्प्ट बढ़ेंगे, आपके एक्यूरेसी बढ़ेंगे। और एक्यूरेसी अगर आपने अच्छा मेंटेन कर लिया तो आप 100% समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, आप मॉक के डिफिकल्टी लेवल पे कभी मत जाना। आप अपने एक्यूरेसी को 100% मेंटेन करके रखना है। एक्यूरेसी इज द मेन परफेक्ट, याद रखिएगा। ये सबसे परफेक्ट चीज मैं बताने जा रहा हूं कि एक्यूरेसी मेंटेन होना चाहिए। और अटेम्प्ट तभी कर पाएंगे जब आपको क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, अगर सिलेबस को कमांड अभी तक आपने नहीं किया है तभी आपको मॉक में अटेम्प्ट कम हो रहे हैं। आप सबसे पहले सिलेबस को कमांड कीजिए, अपने सिलेबस को फोकस कीजिए, पूरे परसेंटेज के पूरे टॉपिक वाइज आप पढ़ लीजिए। आप रेशियो प्रोपोर्शन को पढ़िए, आप प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़िए, आप इसके बाद एवरेज को पढ़िए, इसके बाद एज को पढ़िए। ऐसे करके टॉपिक वाइज आपको अर्थमेटिक के पढ़ जाने हैं। ठीक है, डीआई है, डीआई के 5 टाइप है, बार ग्राफ, टेबल ग्राफ, ये सारे जितने भी टाइप है हमारे डाटा इंटरप्रिटेशंस के, सारे टाइप को अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। और ये दोनों चीज़ पे कमांड तभी होगा, डीआई पे और अर्थमेटिक पे, जो पहले आपका मिसलेनियस टॉपिक पे कमांड ना करोगे तब। ठीक है, इस मतलब करना होगा, अगर इस पे नहीं करोगे तो इन दोनों पे कमांड नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं हर स्टूडेंट से कहता हूं सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रॉक्सीमेशन, और ये जो हमारा Q1 Q2 के रिस्पेक्ट में लेस देन ग्रेटर इनइक्वालिटी आपको पूछ दिया जाता है, तो इन सारी चीज़ों का हमारा ट्रिक, लॉजिक और साथ में स्पीड
आनी चाहिए। और जब तक आपको ये मिसलेनियस टॉपिक पे कमांड नहीं होगा, आपकी स्पीड अच्छी नहीं बढ़ेगी। और स्पीड अच्छी नहीं बढ़ेगी तो याद रखिएगा, अगर मिसलेनियस टॉपिक आपका अच्छा नहीं है तो 100% गारंटी दे रहा हूँ DI भी आपका अच्छा नहीं हो सकता, और DI अच्छा नहीं है तो आपका अर्थमेटिक भी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, ये करने से आपके अर्थमेटिक तो कंसेप्चुअल होते हैं, लॉजिकली होते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपका एक बार आप पढ़ लोगे तो परसेंटेज वैल्यू सब इसमें देखने को मिलेगा, वो यहाँ अगर प्रैक्टिस है तो यहाँ भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। यही पंगा होता है कि हम मॉक टेस्ट के अंदर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, मॉक टेस्ट के अंदर सही ढंग से हम एक्यूरेसी नहीं बढ़ा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेटजी में कमी है, हमारा स्ट्रेटजी आपने सही से फॉलो नहीं किया है। अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले मिसलेनियस टॉपिक को अटेम्प्ट करना है, इसके बाद DI को अटेम्प्ट करना है, इसके बाद अर्थमेटिक पोर्शन को अटेम्प्ट करना है। पेपर हॉल हो चाहे, वैसे तो कहा जाता है जो पहले आए उसको खा जाना है, लेकिन ऐसा नहीं, जो पहले कम समय में आप अटेम्प्ट कर सकते हो उस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब बात आई कि सर तैयारी आप जिस प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जहां से भी आपको करना चाहिए वहां से आप कीजिए। ठीक है, अभी मेरे ऑफलाइन के एक बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका मैं मॉक टेस्ट, उन्होंने आज का मॉक है ये, आज उन्होंने मॉक टेस्ट लगाया, मैं देख करके बहुत खुश हो गया। ये RRB क्लर्क का तीसरा मॉक है। ये टेस्ट बुक कंपनी अगर मैं बता दूं तो ये टेस्ट बुक का मॉक है। किसका? ये टेक्स्ट बुक का मॉक है। देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा टेक्स्ट बुक, ये टेक्स्ट बुक का मॉक इन्होंने दिया है। मॉक नंबर हमारा कितना है? मॉक नंबर हमारा 3 है। जब मॉक नंबर 3 है, इसमें इन्होंने 80 में से अटेम्प्ट इन्होंने किया है कितना? 80 में से 61/100, सॉरी 80। ठीक है, यानी कि 61 आउट ऑफ 80। ठीक है, यानी 80 में से 61 उन्होंने अटेम्प्ट किया था। और मॉक का जो लेवल था वो थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहना चाहिए, पूरा डिफिकल्ट नहीं था। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट अगर अटेम्प्ट उन्होंने 61 किया है, उसको स्कोर जो बना है यहाँ पे, आप यहाँ देखो स्कोर जो बना है वो 58.5 बना है। स्कोर कितना बना है? 58.5 बना है। अब ये और ये कैटेगरी मॉक टेस्ट बता रहा था, जनरल का कैटेगरी अलग, ओबीसी का अलग। तो ये बच्चे ओबीसी में थे, ये बच्चे ओबीसी में आते हैं। ठीक है, और ये ओबीसी में आते हैं तो इसका जो कटअप जाता है, इस मॉक का जो कटअप गया है, कटअप वाइज यहाँ पे स्कोर दिखाया गया है। ठीक है, ये कटअप हमारा 53 से 58 बता रहा है। क्या बता रहा है? 53 से 58.5 बता रहा है। ठीक है, अब इन स्टूडेंट्स का 58.5 आया है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए मॉक टेस्ट खुद सब कुछ आपको बता रहा है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो मॉक टेस्ट में आप ओबीसी डालिए, और मॉक टेस्ट में ओबीसी में देखिए 53 से इस मॉक का जो लेवल था, जो कटअप था, उसको आपने टच कर दिया हाईएस्ट पे 58.5। इसी से हमें पता चल जाता है कि हमारा, अगर आप जनरल से हैं तो जनरल उसमें लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है आपसे, किस कैटेगरी में आप हैं उसमें आप लगाइए। अगर जनरल है तो जनरल पे क्लिक कीजिए, ओबीसी है तो ओबीसी पे क्लिक कीजिए, SC ST हैं तो SC ST पे कीजिए। आपका इस मॉक जब आप फुल लेंथ मॉक दे देंगे तो ऑटोमेटिक जब आप मॉक को सबमिट करेंगे तब आपको दिखा देगा कि आप जिस कैटेगरी में थे उसका जो रेशियो जा रहा था, कटअप जा रहा था, इतना था इस मॉक का, जिसमें आपका नाम आया या नहीं आया, आपने स्कोर कितना किया, कटअप को पार किए या नहीं किए, सब कुछ आपको यहाँ पर शो कर देता है। तो कितनी अच्छी बात है। चलिए अब मैं एक्यूरेसी की बात कर लूँ। इन्होंने अटेम्प्ट कितने किए थे? इन्होंने 61 अटेम्प्ट किए थे। एक्यूरेसी इसका कितना आया? एक्यूरेसी इनका आया है 94.74। ठीक है, इनका एक्यूरेसी है हमारा। एक्यूरेसी अगर बात करूं मैं, रीजनिंग में इन्होंने कितना, सेक्शनल वाइज बता देता हूं। रीजनिंग में इन्होंने कितने अटेम्प्ट किए हैं? रीजनिंग में 40 में से 38 अटेम्प्ट किए हैं। 40 में से रीजनिंग में इन्होंने कितना? 38 अटेम्प्ट किए थे, और 38 में इसको जो मार्क्स मिला है वो 35, रीजनिंग में स्कोर जो आया है 35.5 आया है, 35.5 स्कोर मिला है, और 94.74% एक्यूरेसी आया है रीजनिंग के अंदर। ठीक है, टाइम कितना लगा है? 23 मिनट। टाइम जो लगा है वो 23 × 33
मिनट का टाइम लगा है, यानी 25 मिनट आपको टाइम मिला था, जिसमें 23 मिनट 33 सेकंड के अंदर इन्होंने 94.74 एक्यूरेसी के साथ 38 अटेम्प्ट किया है। 40 में से आरआरबी क्लर्क की मैं बात कर रहा हूं और रीजनिंग सेक्शंस में, ठीक है। अब मैं मैथ की बात कर लेता हूं। न्यूमेरिकल एबिलिटी इन्होंने 40 में से कितना 23 अटेम्प्ट इसके कितने रहे हैं, इन्होंने 40 में से 23 अटेम्प्ट किए हैं। क्वांट के अंदर इन्होंने 23 अटेम्प्ट कर पाए हैं और 23 अटेम्प्ट जो किए हैं जिसमें स्कोर भी इनको मिला है कितना, स्कोर 23 आउट ऑफ 40, यानी 40 में से 23 मिला है, ठीक है। अगर एक्यूरेसी की बात करूं तो 100% एक्यूरेसी है इनके मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। यानी कि क्वांट के अंदर इसने 100% एक्यूरेसी जितने किए हैं उतने पूरे के पूरे सही हो गए, ठीक है। अब इनकी इसके टाइम कितना लगा है, 20 मिनट में 19 पॉइंट यानी कि 31 यानी कि 19.31 सेकेंड इनको लगा है टाइम, ठीक है। अब ओवरऑल की बात कर लूँ तो 100 में से 61 था। 58 पॉइंट ओवरऑल कटअप जो गया है वो 58.5 लाया इन्होंने। तो ये टेक्स्ट बुक का मॉक था, रैंक भी बहुत अच्छा दिखा रहा है और ये मॉक टेस्ट तीसरा मॉक था टेक्स्ट बुक का, ठीक है। तो जैसे ये मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक का लगाएंगे तो सारा कुछ आपको स्पेशल बता दिया जाता है, इससे आप इम्प्रूवमेंट कीजिए। अब ये बच्चा जो किया है अपने मैथ सेक्शन में कम अटेम्प्ट है, तो आपको अब फिर से अगर आपने 23 ही अटेम्प्ट किया है 20 मिनट के अंदर, ऐसा क्यों, मैं इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि मैं आपको ये समझा पाऊं कि ये जो 23 क्वेश्चंस आपने किया है ना, वो 23 क्वेश्चंस अटेम्प्ट क्यों हुआ है 40 में से 30 क्यों नहीं हुआ है, रीजन क्या था, क्या डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था या आपने कम अटेम्प्ट किया है टाइम के अकॉर्डिंग। जी, जिस क्वेश्चन सपोज दैट आपने 23 क्वेश्चंस में 23 क्वेश्चंस में 20 मिनट का टाइम लगा दिया तो ठीक है भाई, कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटजी में कमी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, या मॉक का लेवल बहुत हाई हो जाता है जो सोचने पर आपको मजबूर कर रहा है, कैलकुलेटिव कुछ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जिस वजह से आपको इतना टाइम लग गया है। 23 अटेम्प्ट आपने किए हैं तो कहीं ना कहीं जिस क्वेश्चंस को आपने सही भी किए हैं ना, उनका भी एनालिसिस कीजिए। जो क्वेश्चंस आपने छोड़ा है उनका तो एनालिसिस हर कोई करता है कि वो क्वेश्चंस क्यों नहीं आया, लेकिन जिस क्वेश्चंस को आपने कर डाला उस पर एनालिसिस कोई नहीं करता है क्योंकि वो सही हो जाता है ना, तो उसको क्यों टाइम वेस्ट करें। दिमाग में तो सबसे पहले ये खटकता है जी नहीं, जिस क्वेश्चन को आपने किया भी है अगर उस क्वेश्चन में लगना चाहिए हमें 30 सेकेंड, लग गया 50 सेकेंड, भाई 20 सेकेंड ज़्यादा क्यों लगा, उस पर काम कीजिए, उस अप्रोच को बदलिए। जिस अप्रोच से आपने सॉल्व किया था या जिस अप्रोच से अभी आप सॉल्व कर रहे हो उस अप्रोच को बदल दीजिए, उस लॉजिक को बदल दीजिए, उस ट्रिक्स को चेंज कर दीजिए, ठीक है। आपका स्कोर अपने आप उठने लग जाएगा, आपका अटेम्प्ट अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। उस पे भी काम कीजिए। जो क्वेश्चन आप सही करते हैं उसका भी एनालिसिस कीजिए कि आपने जो सही किया है उस क्वेश्चन में टाइम इतना क्यों लगा है, उस क्वेश्चन के अंदर आप घुस जाइए, देखिए आपका अटेम्प्ट कैसे नहीं बढ़ता है, देखिए आपके स्कोर कैसे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस आपने नहीं किया उसका एनालिसिस करते हैं, यानी उस क्वेश्चन को आप सीखते हैं। एनालिसिस का मतलब ये थोड़ी ना हुआ, एनालिसिस आप जो क्वेश्चन आपने जो आता था उसको भी आपने छोड़ दिया है ना, उसमें तो ये भी है कि 20 मिनट के अंदर आपने नहीं कर पाए, 21वां मिनट आपको टाइम नहीं मिला 20 मिनट के ज़्यादा, और जो क्वेश्चन आ रहा था उसको भी आपने छोड़ दिया क्योंकि 20 मिनट तो आपने 23 क्वेश्चन में ही लगा दिए, ठीक है। तो हमेशा इस पे भी आपको गौर करना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आ रहा है उस पे भी एनालाइज कीजिए, अपने अप्रोच को चेंज कीजिए। अगर अप्रोच आपका सही नहीं है अटेम्प्ट करने का तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, आपके अप्रोच में कमी है, आपके ट्रिक्स एंड लॉजिक में कमी है, आपके कॉन्सेप्ट में कमी है। उस कॉन्सेप्ट को बदलिए जिस क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इस मॉक को दिखा करके समझाने का मेरा मतलब, मेरा फोकस अटेम्प्ट करवाना था कि मॉक में एक्यूरेसी कैसे मेंटेन होगा, मॉक के अंदर हमारा अटेम्प्ट कैसे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं ये चीज़ मुझे बताना था, ठीक है। तो अब आप लगा करके देखिए, चाहे आप ये तो मॉक ये टेक्स्ट बुक का मॉक है ना, कोई भी कंपनी क्यों ना हो आपके सामने, इसमें से जो भी आप लगा लो सारे मॉक अच्छे हैं, कोई भी मॉक खराब नहीं है। चाहे आपके ऊपर डिपेंड करता है, अड्डा 247 लगाओ, चाहे आप ओली बोर्ड लगाओ, चाहे प्रैक्टिस मॉक लगाओ, चाहे गाइडली का लगाओ, जिसका मर्जी आप उसका लगाओ,
लेकिन हाँ, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चे का क्वेश्चन ये भी रह सकता है, क्या सर सारे मॉक लगाएं? जी नहीं, आप कोई 2 मॉक ले लो इन 5 में से, सबका मॉक अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये भी मैं कहूंगा, डिफिकल्टी का सामना करना, घबराना मत, किसी मॉक के अंदर हो सकता है। देखो मॉक का फंडा क्या है, सपोज दैट 1, पहला मॉक 1 है, ठीक है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 3 है, 4 है, ऐसे चलते चलते हमारे प्रीलिम्स के 20 मॉक मिलते हैं, किसी किसी कंपनी में 40 मॉक मिलते हैं प्रीलिम्स के, ठीक है। तो अगर ये 20 मॉक है, मॉक का लेवल भी अगर मैं देखूँ ना, तो लेवल भी हमारा क्या है, बढ़ते जाता है। ये फर्स्ट मॉक हमारा इजी मिलेगा, फर्स्ट मॉक इजी मिलेगा, फिर उससे डिफिकल्ट सेकंड मिलेगा, फिर उससे डिफिकल्ट हमारा थर्ड मिलेगा, फिर उससे डिफिकल्टी लेवल भी हमारा बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। इसीलिए अगर मार्क्स धीरे धीरे कम आए मॉक के अंदर, तो घबराना मत, लड़ना उनसे, उस मॉक को समझना ढंग से, उसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना फिर से दोबारा, ठीक है। लेकिन घबराना नहीं है, डिमोटिवेट होकर के छोड़ मत देना मॉक लगाना, ठीक है, वहीं पर आपकी कंजूसी हो जाएगी फिर, ठीक है। तो हम यही मॉक टेस्ट को के बारे में बताने आए थे, जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताए हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में सारी चीज़ के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। पूरी वीडियोस को ध्यान से सुन लिया, तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नए हो चैनल पे तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से मैं सारे स्टूडेंट्स को अपडेट करता रहूँगा जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं स्पेशल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।